नमस्कार, हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी बलवंत भी यहां पर मौजूद है। और आज के अगर हम मेहमान की बात करते हैं तो हमारे साथ अमित शर्मा जी यहां पर मौजूद है। वजह क्या है कि वो आज यहां पर हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और IT से अमित शर्मा एसोसिएटेड है और उसी के साथ क्या कुछ खास है, क्योंकि जिस तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड की बात की जाती है, वर्चुअल रियलिटी की बात की जाती है, तो उस सब के बारे में हमें अमित शर्मा जी बताएंगे। तो चलिए आइए बातचीत शुरू करते हैं अमित जी के साथ। तो अमित जी, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं और वर्चुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर एक वो सोशल साइट जहाँ पर हम लोग अपना टाइम आधे से ज़्यादा 24 घंटों में से 18 घंटे हम लोग अपने फ़ोन के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या हम इस वर्चुअल वर्ल्ड में सेफ हैं? देखिए, जो भी जिस चीज़ का आपने नाम लिया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्चुअल वर्ल्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी सेफ़ नहीं है। चाहे जैसे हम लोग इसी वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, इसी वर्ल्ड से काम कर रहे हैं, इसी में काम कर रहे हैं और इसी में काम करवा भी रहे हैं, बट हम तक सेफ़ नहीं है तो हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप लोग भी सेफ़ हो। और उसके लिए हमें बड़े सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे बड़े सारे स्टेप्स ले भी रही है और बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, बट फिर भी मुझे लगता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा प्रोसीडिंग 1 साल की हम बात करें तो लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ बड़ा ज़्यादा बढ़ गया। मतलब देयर इज़ एक्सपोनेंशियल राइज, आई कैन से। तो पहले इतना नहीं था, आज हर एक के पास अपना एक स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन है तो इट मीन्स वो सोशल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो दूसरा उसके साथ पॉइंट ये आ जाता है कि उसका डेटा, जो पर्सनल डेटा है, वो कहीं ना कहीं वर्चुअल वर्ल्ड में ओपन है। कंपनीज़ क्लेम करती हैं कि हम आपका डेटा किसी को नहीं देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी है, सब कुछ है, बट फिर भी अगर आप देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको कोई कॉल आता होगा, आपकी कोई लॉटरी निकल गई, ये वाली स्कीम है, कोई बैंक से कॉल आ रहा है, वो आपका नंबर जो है वो कैसे उनके पास गया, वो सारा का सारा डेटा जो है वो मतलब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो हम वहाँ इनपुट करते हैं, वो वहाँ से कंपनियाँ निकाल के आगे उसको सेल ऑफ भी करती हैं और वहाँ से वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाती हैं। बिल्कुल अमित, आपने बात की अभी नंबर्स से जो आपको फ्रॉड कॉल्स आते हैं, तो मेरा यही सवाल था कि, और हमारे व्यूअर्स भी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको फ्रॉड मैसेजेस आते हैं, फ्रॉड कॉल्स आती है, तो ये जो नंबर्स है ये उन लोगों तक किस तरीके से पहुँच पाते हैं? ये नंबर हमारे सोशल मीडिया से लीक होते हैं, क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस पे भी आप लॉगिन करते हो तो आपको आपका फ़ोन नंबर या ईमेल आपको देना ही है। तो वहीं से वो नंबर जो है, वो जो कंपनी है वो उसको सेल आउट करती है। क्योंकि हुआ क्या है, अगर हम मोटा मोटा देखें तो फेसबुक है, गूगल है, देन इंस्टाग्राम है और ट्विटर है। मेन ये 4-5 चीज़ें हैं हमारे पास। बट अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो फेसबुक सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर में, आपको लगभग थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिनका कोई माई बाप नहीं है मेरी सेंस में। वो फ्रॉड एप्लीकेशंस हैं जो बना रखी हैं सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो जैसे उनके पास डेटा मिलता है और ये डेटा फिर बाद में मार्केट में सेल ऑफ किया जाता है। बिल्कुल सर, मैं यही, आपने फ्रॉड्स की आपने बात की, तो आजकल ऑनलाइन अगर मैं देखूं तो ड्यूपिंग्स काफ़ी ज़्यादा हाइप में है और फ्रॉडलेंट जितने भी हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव केसेस है ना। तो इसको कैसे ट्रैक किया जाए और कैसे बचा जाए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है एंड ट्रैप होते आप इतना, आपके अकाउंट से इतना पैसा चला जाता है जो वापस आने का मेरे को लगता है कहीं कुछ सवाल है नहीं। देखो, पहले तो ये था कि अगर हम थोड़ा सा पीछे 1 साल पहले की बात करता हूँ मैं, 1 साल पहले क्या हो रहा था कि फ़ोन आ रहा था कि आपकी लॉटरी निकल गई है, आप इतने पैसे मेरे अकाउंट में सबमिट करा दीजिए। तो वो वैसा शुरुआत हो जाते हैं कि आप ही करें, थोड़ा पैसे आप डलवाइए। फ्रॉड चल रहा था। अब 1 साल के बाद क्या हुआ, जैसे ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम जो है वो ज़्यादा बड़ा, अपलिफ्टमेंट हुआ, अब क्या हो रहा है कि अब आपका सिर्फ वो OTP मांगते हैं। सर बीच में मैं रोकूंगा आपको, बीच में तो मैंने ऐसा सुना कि गूगल पे से आपके पैसे जो थे वो ट्रांसफ़र हो जाते थे, लेकिन जो एंड था उस तक नहीं पहुंचते थे। मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ कि पैसे चले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है जो यूज़र है। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे आपके अकाउंट में हैं तो चले गए, कहीं ना कहीं यू आर इन्वॉल्व। कहीं ना कहीं आपका लालच बीच में आ जाता है कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं तो मैं OTP शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल सर, मेरे साथ अभी क्या इनकाउंटर हुआ कि जो मेरा कार्ड था, मैं कहीं था और मैंने पैसे पे करने थे, तो मैंने सिर्फ कार्ड दिया और वो विदाउट OTP और विदाउट पासवर्ड। सर कितना इजी हो चुका है ना कि पासवर्ड भी नहीं चाहिए, OTP भी नहीं चाहिए, स्कैन करके सर इजीली।
एक्चुअली इसको हम कार्ड क्लोनिंग भी बोलते हैं। बड़ी बार आपने देखा होगा कि जैसे हमारे कोई 4 की 5 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ जम्मू यूनिवर्सिटी में। एक स्कॉलर थे, तो उनका JRF आता था, तो वो 6 महीने का इकट्ठा पैसा आया उनके पास, तब कैनरा बैंक में आता था, आज भी शायद उसी में आता है। तो उनका पैसा जो है 1 लाख रुपया विड्रॉल हो गया दिल्ली से। कार्ड उनके पास है और अभी वो कभी बैंक भी नहीं गए। तो जब यहाँ पता किया तो वो कहते कि नहीं जी आपने वहाँ से विड्रॉल कराया है। तो जब सारा कुछ पता करा के, जो साइबर सेल जम्मू में भी है, मतलब सबसे मिल मिला के एंड में रेजोल्यूशन ये हुआ कि ये पैसा तो नहीं मिलेगा, अब आगे ध्यान रखिएगा। तो भगवान का शुक्र है पल्लवी, कहीं ना कहीं कि इतना पैसा हमारे अकाउंट में नहीं है, तो कहीं हम भी इतने डूब बिल्कुल नजर आते। तो अमित, मेरा सवाल ये है, क्योंकि अगर हम सोशल साइट्स की बात कर रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो पहले जहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शंस होती थी फेसबुक पे कि आप अपना अकाउंट जो है वो 14 ईयर्स के बाद बना सकते थे, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे भी फेसबुक पर है, यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ऐप को यूज़र फ्रेंडली बना दिया गया है और एज बैरियर हटा दिया गया है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर एक नज़र रखें, क्योंकि जिस तरीके का ये वर्ल्ड है, ये बहुत बड़ा वर्ल्ड है। अगर आपके बच्चों के साथ कल को कुछ इस तरीके की चीज़ हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है कि आप उसके लिए किसी को अकाउंटेबल समझे, या फिर जो एक रिलायबिलिटी है वो नहीं रह पाती। तो उसके लिए जो पेरेंट्स हैं जो कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जितने जैसे ब्राउज़र्स आते हैं, तो ब्राउज़र्स में भी पेरेंटल कंट्रोल आता है। इवन जो अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड है या आपका विंडोज़ है, इसमें भी पेरेंटल कंट्रोल वो साथ में फीचर एज ए फीचर मिल रहा है आपको, कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि बच्चा क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसमें जो है वो थोड़ी सी जानकारी लेने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ कर नहीं सकते, देख नहीं सकते कि भाई अब ये बच्चे जो हैं ये काम कर रहे हैं तो ये करते रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं सर, मैं इसी में आपको रोकूंगा। मेरे को एक बात याद आई, ये रिसेंटली क्या हुआ कि एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक छोटा बच्चा था, वो अपने डैड का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके सर उसने PUBG के साथ कनेक्ट किया हुआ था, और उसने सर मेरे को लगता है करीब 10-12 लाख के जो वेपन्स थे वो PUBG में ऐड किए। तो सर इसमें कितना ज़रूरी है पेरेंट्स का ट्रैक होना? देखो, उसमें सबसे बड़ी, पहले अगर गलती हम देखें तो सबसे बड़ी गलती पेरेंट की है। सर देखिए 10-12 लाख आपके अकाउंट से ट्रांजैक्ट हो रहे हैं और आपको इसका पता ही नहीं है। सर इतना तो ट्रैक होना चाहिए। SMS नहीं आया, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट था, या तो जिस प्लेटफॉर्म पे ये पेमेंट हुआ उस पेमेंट में कुछ ऐसा, पेमेंट गेटवे में कुछ ऐसा कुछ किया हुआ था कि सो दैट कि आपको SMS नहीं मिला जिसका अकाउंट था। क्योंकि ऐसा तो नहीं। और साथ में हमें ये जो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं हमें लिमिट करनी पड़ेंगी सोशल मीडिया से दूर। और सर बच्चों को क्या ज़रूरत है अपना क्रेडिट कार्ड उनके PUBG के साथ कनेक्ट करना? ये तो हमें देखना पड़ेगा कि हम भी क्या करते हैं। जब आज मैंने बड़ी बार देखा है, छोटा बच्चा है वो रो रहा है तो उसको मोबाइल दे देते हैं, चल बेटा खेल। ये हमें रोकना पड़ेगा। आपको मैं बात बताता हूँ, ये जो अपने फेसबुक के एप्पल के जो को-फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, अब उनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने iPad बनाया, iPhone बनाया, मैकबुक, सब कुछ बनाया, बट अपने बच्चों को उन्होंने कहा था कि मैं 15 साल तक इनको कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको विजन था कि ऐसा कुछ फ्यूचर में होने वाला है। क्योंकि पहले हम बच्चों को कंट्रोल कर सकते थे क्योंकि वो स्कूल में थे या हमारे घर में थे, अब ये एक अलग सी दुनिया है, यहाँ आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और पल्लवी, मेरे को लगता है अगर हमारे खानदान में से किसी ने बनाया होता तो हम तो सर iPad का बेड लगा के सोते उसके ऊपर। वही अमित, मेरा सवाल ये है, क्योंकि अगर हम साइबर क्राइम की भी बात करते तो साइबर क्राइम भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इसको लेकर IT एक्ट भी आया 2000 में, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता नहीं है साइबर क्राइम को लेकर, और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। ऐसा है, साइबर क्राइम की जहाँ तक हम बात करते हैं तो साइबर क्राइम पहले भी था, आज भी है। नेचुरली यूज़र बढ़ेगा, क्राइम भी बढ़ेगा। तो पहले यूज़र कम था, क्राइम तो तब भी था, और आज यूज़र बढ़ रहा है तो क्राइम भी बढ़ रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि हम इसको ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे। मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ दिस कंप्यूटर साइंस, तो जब ये इंसिडेंट जो मैंने बताया आपको कि ATM वाला जो फ्रॉड हुआ, क्लोन हुआ, तो जब हम SP सर के पास गए साइबर सेल की, सर ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो उनका ये कहना था कि देखो जी, ATM मशीन में कोई एक इंसान आया, उसने, फुटेज है उनके पास, दिल्ली का उन्होंने फुटेज भी ले लिया, वो तो कहते कि इस इंसान को हम ढूंढेंगे कैसे। तो आई फील हेल्पलेस कि यार हमारे पास फोटोग्राफ भी है कि कौन इंसान था, बट फिर भी डिपार्टमेंट कहता है या गवर्नमेंट मशीनरी कहती है कि हम इसको नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें, जैसे आधार कार्ड है, तो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, मेरे को तो ये लगता है कि गवर्नमेंट को आधार कार्ड या कोई ऐसा कार्ड जो है वो मैंडेटरी कर देना चाहिए कि अगर आपने सोशल मीडिया पे आना है।
बिल्कुल सर, इसी में से मेरे को एक बात याद आई है, ये जो आपने कहा कि सब मैंडेटरी होना चाहिए, वो ट्रैक क्यों नहीं हुआ, तो कितना ज़रूरी है सर? आपने कहा ऑथेंटिकेशन ऐप्स जो आती हैं आजकल, मैंने देखा है कि ई बैंक, बिल्कुल, तो सर कितना ज़रूरी है कैसे ऑथेंटिकेशन या फिर सिक्योरिटी या गेटवे हो जिससे आपके पासवर्ड्स पहले सारे वो? ऐसा है कि पहले तो ये चीज़ हो गई कि जब आज से हम 15 साल पहले की बात करते हैं तो 2 या 3 पासवर्ड होते थे। बिल्कुल सर। ठीक है, और आज की डेट में आपके पास ज़्यादा नहीं होंगे तो 15 से 20 पासवर्ड तो हैं ही हैं, और यूजुअली हम इंसान हैं तो सर हम कभी कभी अपना, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब एटीएम का पिन भी भूल जाते हैं। बिल्कुल, और ये जो वेब बना कर रखे हाँ, पासवर्ड्स का, वो और ज़्यादा हमारे लिए तो इस वो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, और दूसरा ये भी हमें दिक्कत ये आ रही है कि एक इंसान कितने पासवर्ड याद रखेगा। तो उसके लिए कुछ एप्लीकेशन आई हैं आपका पासवर्ड वहाँ सेव करने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है अगर वो ही है, हाँ, वो एप्लीकेशन किसकी है? बेसिकली डेटा जो प्राइवेसी है, अगर हम 2000 से 2020 की बात करें, 2000 टू 2010, ये फर्स्ट डिकेड जो था, ये कंप्यूटर साइंस फील्ड के लोग ये कहते थे कि डेटा प्राइवेसी के लिए ये डिकेड रहेगा, मतलब रिसर्च शुड बी फोकस्ड ऑन दिस, और पॉलिसीज़ जो बनाएंगी वो डेटा प्राइवेसी की बात करेंगी। बट 10 साल और होने के बाद भी आज भी मुझे लगता है हम वहीं उसी स्टेज पे खड़े हैं जहां हम 20 साल पहले थे, कि ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं आया कि डेटा आपका इन्फॉर्मेशन होता है, लॉस होता है, कहीं जाते हो तो आप जाओगे कहाँ? सर एप्लीकेशंस जो रहती हैं सर, वो भी अपनी पॉलिसीज़ साथ साथ में अपडेट करते हैं। अभी व्हाट्सएप ने सर अपनी रीसेंट पॉलिसीज़ निकाली, तो जो हमारे जैसा लेमैन है सर, जिसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एलो करता है और क्लिक करता है, क्योंकि उन्हें सर तेज़ी होती है कि मैंने मैसेज सेंड करना है, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली होता क्या है कि वो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की तो वो कहता है एक्सेप्ट अवर कंडीशंस, तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया में तो पड़ता नहीं है, कोई नहीं पढ़ता जी, इंडिया में नहीं पड़ता है, तो मतलब इंडिया में नहीं पड़ता तो उसका फ़ायदा कौन उठाता है? कंपनी उठाती है, क्योंकि कल को आपका लॉस हो गया, कुछ हो गया तो वो मना कर देंगे। इवन कि अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि जैसे आपके पास एक लैपटॉप है, तो लैपटॉप में आपने विंडोज़ डाला है और विंडोज़ ओरिजिनल है, लाइसेंस्ड है, तो अगर डेटा लॉस होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपको डेटा रिकवर कराना। बट यहाँ तो सर एक विंडोज़ 10-15 पीसीस में चल रही है, यहाँ पता ही नहीं है। यहाँ क्या है कि 150 रुपये दे के हम क्या कर लेंगे, बाहर से उसको फॉर्मेट करवा लेंगे। और अगर आप साइबर एक्ट की बात करते हो, और एयरपोर्ट पे स्पेशली जो एयरपोर्ट्स हैं उन पे इन सॉफ्टवेयर्स का सिस्टम्स के अंदर चेक करना मैंडेटरी है। मतलब अगर आप लैपटॉप लेके दिल्ली ट्रैवल कर रहे हो, तो जैसे जम्मू एयरपोर्ट है हमारा, वहाँ जाते हो तो एयरपोर्ट पे वो चेक करना, अगर वहाँ आपको उनको पता चल गया कि आपका सॉफ्टवेयर पायरेटेड है तो आपको जेल तक हो सकती है, बट उसका अवेयरनेस नहीं है और ना वहाँ कोई चेक करने वाला। बिल्कुल। पल्लवी सर, आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज थी और उन्होंने कहा कि एसपी सर ने कहा कि ट्रैक करना मुश्किल है, तो वही होगी सर, चोरियां जम्मू में बढ़ रही हैं, सीसीटीवी फुटेज है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो कितना ज़रूरी सर एक ऐसा सिस्टम होना कि ये सब चीज़ें जो हैपनिंग्स हो रही हैं ये ईजिली ट्रैकेबल और फास्ट प्रोसेसिंग हो। ये भी मैं आपको बताता हूँ, यूएस में और चाइना में दे हैव डेवलप्ड ए सिस्टम। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार कर लिया है कि जैसे हमें पिक्चर पता है कि ये इंसान है, इसने ये क्राइम किया, कुछ भी किया है, तो दैट पिक्चर इज अप्लाइड टू द सिस्टम, तो वो बता देगा कि ये आदमी कौन से कैमरा में कहाँ देखा गया, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि उसको ट्रैक कर लेते हैं। तो वो सिस्टम इंडिया में भी डेवलप करने की बड़ी ज़्यादा नीड है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और एक सोशल सिक्योरिटी नंबर लाइक आधार कार्ड, ये तो मैंडेटरी होना चाहिए कि आपके फ़ोन या जो भी डिवाइस आपकी इंटरनेट के साथ जुड़ेगी तो आपको वहाँ पे ये नंबर सप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा कोई चेक कर सकते हैं। तो सर आपने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे तो बहुत सी ऐसी मूवीज़ बनाई जाती है जहाँ पर लोगों को समझाया जाए कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो है क्या। लेकिन वहीं अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो जहाँ पर हर एक चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरीके से नुकसान पहुँचा सकता है ह्यूमन लाइफ को, जो ह्यूमन की रियलिटी है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ है, उनके खुद का पर्सनल डेटा है उसको? देखो, अभी तो ऐसा है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट एक बिगिनिंग स्टेज में है, अभी बिगिनिंग स्टेज में है, रोबोट्स बन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो चुका है। अभी मतलब ऐसा कोई पॉलिसी आप कहो कि हमारे पास नहीं है कि कल को एक रोबोट जो है वो कोई क्राइम कर देता है तो क्या करेंगे? लॉ नहीं है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूएस में ऑटोनोमस व्हीकल्स जो हैं उनके टेस्ट चल रहे हैं। टोयोटा ने शायद किया था, किसी कोई और कंपनी थी, उन्होंने टेस्ट किया, ऑटोनोमस व्हीकल था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया, यूएस का लॉ कहता है कि एक्सीडेंट चाहे वो मतलब कोई ह्यूमन लॉस हुआ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसकी रिपोर्ट करनी है। बट रिपोर्ट किसके अगेंस्ट करेंगे?
कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, रोबोट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा? एक वर्चुअल सा कुछ होगा। हाँ, तो वो क्या किया जाए अभी उसके ऊपर मुझे ये लगता है कि आज की डेट में हमें कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इंडिया में रिसर्च काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। मतलब आज की डेट में अगर हम कहें तो बर्निंग टॉपिक्स ऑफ रिसर्च जो है वो एआई है, तो एआई के ऊपर काम भी बहुत हो रहा है। बट अभी हमें सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, रोबोट टू रोबोट इंटरेक्शन कैसे होगा, ये सबसे बड़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अभी ह्यूमन टू रोबोट इंटरेक्शन है। आज की डेट में मैं कस्टमर केयर पे फ़ोन करता हूँ तो कहता है प्रेस 1 प्रेस 2, व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ए टाइप ऑफ ए रोबोट। हम ये कहते, बट हमारे दिमाग में एक इमेज बन गया रोबोट क्या होगा कि एक मशीन होगी, वो चलता फिरता होगा। हाँ, बटन दबाएंगे, हाँ, मतलब रोबोट हमारे कंप्यूटर साइंस के हिसाब से इट इज़ ए प्रोग्राम। वो प्रोग्राम है, वो काम करेगा अपने लेवल से, अपनी थिंकिंग से, अपने ब्रेन से, तो वो रोबोट है। तो जब ये इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी सिस्टम्स में, अभी मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल मीडिया का एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप मतलब कुछ लोग स्टोरीज़ लिखते हैं, पेपर्स पढ़ते हैं, तो कितनी स्टोरीज़ मैक्सिमम वो रीड कर सकता है एक ह्यूमन बीइंग दिन में? 20, 30, 50, एक लिमिट होगी, ठीक है। उसके बाद वो एनालिसिस करेगा या वो कोई नई स्टोरी उसमें से निकाल के हाँ लाएगा। अगर हम उसी सिस्टम को एआई बेस्ड बना दें तो वो एक दिन में जो हमें डेटा मेरे को मिला वो 43,000 स्टोरीज एट ए टाइम पढ़ सकता है और उनको रिमेंबर कर सकता है और आपको एक नई चीज़ दे सकता है। तो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा जब ये चीज़ें मार्केट में आएंगी। बट कहीं ना कहीं वही बात आपकी वही आती है कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लॉ नहीं है। सर उसी पे आऊँगा, वापस आऊँगा। यहाँ तो इंसान जब गलती करता है, कुछ इंसिडेंट करता है, उसको कई सालों तक सज़ा नहीं होती। सर फिर रोबोट्स की बात आ जाएगी, फिर तो सर रोबोट्स मेरे को लगता है ऐसे एक्सीडेंट्स करने में प्रोन हो जाएंगी और पॉलिसीज़ नहीं है। तो सर आपको लगता है हमारा जो देश है वो इस टेक्नोलॉजी या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी या फिर वीआर वर्चुअल रियलिटी है, कितना मुश्किल होगा अडैप्ट करना? देखिए मुश्किल तो है, ठीक है, बट आज से 10 साल पहले अगर हम बात करते इसी टॉपिक पे कि भाई इंटरनेट नहीं मिलेगा आम इंसान को, तो तब हमें लगता था कि कहाँ इंटरनेट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या कौन यूज़ करेगा। बट आज की डेट में बोलो आप इंटरनेट में बंद कर देता हूँ एक दिन के लिए, क्या होगा? आपसे अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट छीन लिया जाए ठीक है। तो एआई का जो है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो अभी नई गवर्नमेंट है सेंटर में, तो उनका मेन फोकस है कि एआई के ऊपर बेस्ड इवन की मिनिस्ट्री बनाने का भी एक अप्रोच चल रहा है कि एआई मिनिस्ट्री अलग से होगा, क्योंकि हमें हर जगह पे एआई चाहिए, हर जगह पे, क्योंकि उससे हमारे रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। मुझे लगता है कि मैन पावर भी कम हो जाएगी, मैन पावर भी, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर चाहिए उसके लिए, और हमारी जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता है एआई से। तो वो हमें नीड तो है ही और की, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो रिक्वायर सम यू कैन से कि एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। गुड एयर्स, सम गुड एयर्स। अमित, मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो र्यूमर्स यहाँ पर बहुत जल्दी फैलते हैं, इंडिया में बहुत जल्दी र्यूमर्स फैलते हैं, तो एक र्यूमर मैंने भी सुना था कि एक टाइम पर एक ऐसी चिप आ जाएगी जो इंसान के दिमाग में फिट कर दी जाएगी और हर एक चीज़ जो है उस चिप में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करें तो ऐसा कुछ इनोवेशन हो सकता है आने वाले टाइम? बिल्कुल हो सकता है। और अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ, 2 साल पहले बेंगलोर की एक लैब है, ह्यूमन की क्या सोच, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, दैट थिंग इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम बेंगलोर टू यूएस। मतलब एक इंसान को यहाँ लिटाया गया और उसके ब्रेन सिग्नल्स रीड किए गए, रीड करने के बाद उनको सेंड कर दिया गया ओवर द इंटरनेट टू यूएस। वहाँ एक इंसान था और उसके ब्रेन में डाल दिया गया और उसको पूछा कि क्या सोच रहा है, तो उसने बता दिया कि ये सोच रहा है। बलवंत, मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल होने वाला है। नहीं, ये वो है कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, जैसे चोरियां जम्मू में बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चोरों को अगर कनेक्ट किया जाए, हम लोगों को भी अब ये थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हाँ, मेरा यही मानना है कि जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है, इसका बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वो भी नेक्स्ट लेवल है। वो भी नेक्स्ट लेवल है। हाँ, और नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये नहीं है कि भाई कुछ हो जाएगा, ये मेंटली और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है इंसान की, उसके ऊपर मेंटल ये जो इम्पैक्ट करता है, और वो ज़्यादा डरावना है एज योर फिजिकल असॉल्ट। बिल्कुल
और बलवंत, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक डेटा भी पढ़ा था जहाँ पर बच्चे जो हैं अगर उनसे फ़ोन ले लिया जाए तो एंजाइटिक फील करना शुरू कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अभी से साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर की भी बात हुई थी सर, एक ऐसा डिसऑर्डर था कि आपको लगता है कि आपका फ़ोन बज रहा है लेकिन वो वाइब्रेट नहीं कर रहा था। ये बड़े सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो अब आने लगेंगे और आने वाले टाइम में अभी तो इवन मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि डॉक्टर आर्टिफिशियल है, मतलब ये नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। यूएस या चाइना में आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जो भी टेस्ट वो बोलते हैं वो टेस्ट करा के मशीन को रिपोर्ट दे दो, वो आपको बता देगा आपको क्या बीमारी है। और कभी अगर आपके इंजेक्शंस लगते हुए पेन होती है तो आप रोबोट को कुछ नहीं कह सकते। वो तो होगा। हाँ, अब उसमें सबसे बड़ा पंगा ये भी एक बहुत बड़ा पंगा आ रहा है कि हम बोल रहे हैं एआई इन हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर के अंदर जो है सर अगर कुछ नेगेटिव हो गया उससे, फॉर एग्जांपल कोई गलत मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जैसे कोई डॉक्टर हमें देखता है तो उसका एक सेट ऑफ माइंड है, जो उसने रीड किया है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो उसको इम्प्लीमेंट करता है कि अच्छा जिसको ये टेस्ट इसके आए हैं तो इसको ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या फिर उसका MRI CT स्कैन एक्सरे जो देखेगा कि हाँ इसमें ये चीज़ आ रही है तो ये होगा, तो AI सिस्टम भी वही चीज़ें इनपुट लेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो भी मेडिकेशन देगा। बट अभी मेरा ये मानना है कि अभी जो फर्स्ट फेज जो चल रहा है उसमें क्या है कि डॉक्टर्स को असिस्ट किया जा रहा है AI डॉक्टर से, अभी डायरेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो AI वाला डॉक्टर है उसका परफॉर्मेंस 99% एफिशिएंट है वो नॉर्मल डॉक्टर से। मुझे लगता है बलवंत कि अब जो है हमें सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही मिलेगा और एक टाइम आएगा जब हमें बहुत सी, क्योंकि अमित ने हमें बहुत से हैरान करने वाली चीज़ें बताई हैं, चाहे वो हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बैंक ट्रांजैक्शंस की, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ना हर एक ह्यूमन बीइंग जो होगा ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करना शुरू कर देगा। कि अभी जो मूवीज़ आ रही हैं, मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हो, मेरा ये कहना है कि जैसे आप सिस्टम पे बैठते हो, आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, आप मोबाइल पे काम कर रहे हो, तो कौन सी मूवी आपको ज़्यादा पसंद कर रही है, किस तरह के थॉट्स आपके हैं, दैट थॉट्स हैव बीन कैप्चर्ड बाय द कंपनी। वो एक प्राइवेट कंपनी उसको कैप्चर कर रही है कि आपको क्या चाहिए और क्या डिलीवर करना है। और आने वाले टाइम में ये ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, आने वाले टाइम में हमें ये देखा जाएगा अच्छा इस साल क्या हुआ, इस साल इस कंट्री में जी बाढ़ आ गई थी, तो मूवीज़ ऑटोमेटिकली वो थीम वैसे ही बनना शुरू हो जाएंगे, वैसी मूवीज़ मैंने खुद पर्सनली नोटिस वैसे मूवीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, बनाएंगे हम लोग ही, बट हम क्या करेंगे, डेटा गैदर करेंगे इंटरनेट से। फेक न्यूज़ का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि वर्ल्ड वाइड बड़े लोगों ने सर इसके ऊपर काम किया जा रहा है कि इसको किस तरीके से रोका जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अमित ने हमें बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए, क्योंकि साइबर क्राइम की बात करें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता था। बल्कि अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स भी अभी जहाँ पर जगह ले चुके हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंसानों की जगह रोबोट्स आ जाएंगे, लेकिन सबसे जो एक कमी रहेगी वो रहेगी ह्यूमन इमोशंस की। तो इसी तरीके से हम और भी लोगों के साथ आपको मिलवाते रहेंगे, और आज हमारे साथ अमित जुड़े थे, इसी तरीके से हम और भी लोगों के साथ आपको मिलवाएंगे, उनकी थॉट्स आपके साथ शेयर करेंगे, नई नई जानकारियां आपको देंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे और बलवंत को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।